आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव। ठीक है। जिस प्रकार शल्य चिकित्सा सर्जरी ठीक है के लिए शारीरिकी एनाटोमी का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी भांति किसी देश का इतिहास जानने के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियों उस देश के इतिहास पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ती है। भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर के कारण ही एक देश के निवासियों के रहन सहन, भाषा, सांस्कृतिक, शारीरिक बनावट आदि में अंतर पाया जाता है। भौगोलिक परिस्थितियों आगे सुनिए। भौगोलिक परिस्थितियों विचारों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विचारों के अनुरूप ही सांस्कृतिक का निर्माण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी देश का इतिहास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अछूता नहीं रह पाता। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य होता है, वहाँ के लोग आलसी होते हैं, स्फूर्तिवान नहीं होते, आलसी होते हैं, और वे अपना ध्यान सांस्कृतिक गतिविधियों में लगाते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संसाधन बाहुल्य क्षेत्र में सांस्कृतिक का विकास होता है। इसके विपरीत जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, वहाँ के निवासियों में कठिन परिश्रम करने की आदत होती है, जिसके फलस्वरूप उनका शरीर बलिष्ठ और सुडौल होता है। यहाँ के निवासी अपनी जीविका के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि लोगों के चरित्र और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति पर उनके निवास स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का अमिट प्रभाव पड़ता है। अमिट का अर्थ होता है गहरा। ठीक है, गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भी भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक फैली हिमालय पर्वत श्रेणियाँ भारत को एशिया से पृथक करती है, और बाकी तीनों तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की यह भौगोलिक स्थिति भारत को समस्त विश्व से पृथक करती है, और यह स्वतंत्र जीवन शैली और संस्कृति के विकास में सहायता करती है। ठीक है। हिमालय में दर्रे होने के कारण भारत ने विदेशों से संबंध स्थापित किए। अनेक व्यापारी और यात्री भारत आए और भारत से विदेशों को गए। इन्हीं दर्रों के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध का संदेश विदेशों को पहुंचाया और बौद्ध धर्म को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ठीक है। प्राचीन काल से ही भारतीयों की यह धारणा रही है कि हिमालय उनका प्रहरी है, अतः उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए। इसलिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से ही विदेशियों को इस दिशा से आक्रमण करने होने लगे और भारत को खूब लूटा गया, और बाद में यहाँ की संपदा के लालच में आकर यहाँ बस गए। जो आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए, उनमें प्रमुख थे आर्य, पार्थियन, ग्रीक, शक, कुषाण, हुन, तुर्क, मंगोल, मुगल आदि। इन्हीं दर्रों से होकर विदेशी आक्रमणकारी भारत आते रहे और भारतीय संस्कृति पर अपना प्रभाव डालते रहे। अब आगे सुनिए। भौगोलिक भिन्नताओं के आधार पर भारत को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। इन्हीं भौगोलिक भिन्नताओं के कारण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक इकाइयों और संस्कृतियों का विकास हुआ। इन राज्यों के गुण एक दूसरे से काफ़ी भिन्न थे। भारत के माध्यम में स्थित विंध्याचल पर्वत ने भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित कर उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति को अलग अलग किया है। उत्तर भारत में आक्रमणकारियों के कारण राजनीतिक विप्लव हुए और
उनका प्रभाव यहाँ की भाषा, रीति रिवाजों एवं विचारों पर पड़ा, लेकिन दक्षिण में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण दक्षिण में एक अलग प्रकार की संस्कृति विकसित हुई। प्राचीन काल में भी इन दो क्षेत्रों को आर्यावर्त एवं दक्षिणावर्त के नाम से जाना जाता था। भारत के कुछ निश्चित क्षेत्र जैसे राजस्थान का मरुस्थल, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, जहां आक्रमणकारियों का प्रवेश मुश्किल था, वहां अलग प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ जो भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। यहाँ तक कि आज यहाँ की परिस्थितियों में अंतर आ गया है, ठीक है, और एक पृथक राज्यों की मांग हो रही है, क्योंकि वे कहते हैं कि उनका इतिहास और संस्कृति अलग है। देश की जलवायु ने भी भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उत्तर भारत की शीतोष्ण जलवायु ने यहाँ के निवासियों को आलसी और आराम प्रेमी बनाया है। इसी कारण यहाँ के निवासी विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध ना कर सके, और जब ये आक्रमणकारियों यहाँ आकर बस गए तो वे भी आलसी हो गए और बाद में आने वाले आक्रमणकारियों से अपने राज्य की रक्षा ना कर सके और पराजित हो गए। इस प्रकार यहाँ की जलवायु ने उन पर भी अपना प्रभाव डाला। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों ने दृढ़ इच्छा शक्ति का चरित्र विकसित हुआ और उनमें लड़ाकू प्रवृत्ति का विकास हुआ। उन्होंने सभी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हें झुकने या भागने पर मजबूर कर दिया। इसका प्रमुख उदाहरण है कि उत्तर भारत के प्रतापी राजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष हार माननी पड़ी। इस प्रकार राजस्थान के राजपूतों और महाराष्ट्र के मराठों ने मुगलों का मुकाबला किया, जबकि संपूर्ण भारत पर मुगल आधिपत्य जमा चुके थे। सिंधु प्रदेश और गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्रों ने समृद्धशाली सभ्यता को जन्म तो दिया ही, साथ ही साथ विदेशी आक्रमणकारियों को भी आकर्षित किया। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी की उपजाऊ भूमिका में विकसित हुई, जिसके अंत का एक कारण आर्यों का आक्रमण भी है। आर्य भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बसे और बाद में गंगा यमुना के उपजाऊ प्रदेशों में अनेक नगरों का निर्माण किया। मगध के उत्थान का एक कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है। सिकंदर से लेकर महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी तक जितने भी आक्रमण हुए, वे सभी उत्तर भारत के उपजाऊ प्रदेश की अपार संपदा को लूटने के विचार से हुए थे, ठीक है। इस प्रदेश में अच्छी जलवायु के कारण कला, सांस्कृतिक और साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों भी इस क्षेत्र की सुंदर जलवायु के कारण ही विकसित हुई। उपजाऊ भूमि के कारण भारत में समृद्ध बड़ी, फलत यहाँ के निवासियों को जीविका की चिंता नहीं रही और वे आध्यात्म और दर्शन की ओर मुड़ गए। इसके फलस्वरूप भारतीय अध्यात्म और भारतीय दर्शन विकसित हुआ, जिसका आज के विकसित पश्चिमी देश अनुसरण कर रहे हैं। वैदिक एवं उत्तर वैदिक साहित्य का प्रादुर्भाव भी यहाँ की समृद्धता का ही कारण है। भारत का 3 ओर से समुद्र द्वारा घिरा होना भारतीय विदेश व्यापार के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रथम शताब्दी की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये पुस्तक का नाम है, एवं अनेक स्रोतों से ज्ञात होता है कि भारत में समुद्री मार्ग द्वारा विदेशों से व्यापार होता था और भारत के विदेशों से संबंध स्थापित हुए।
भारतीय संस्कृति का विस्तार दक्षिण पूर्व में भारत की इस भौगोलिक स्थिति के फलस्वरूप हुआ। भारत में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है जिनमें वर्ष भर पानी बहता रहता था। ये नदियाँ विभिन्न नगरों को जोड़ती थी और जल मार्ग का कार्य करती थी। जल मार्ग व्यापार के लिए सस्ता एवं उपयुक्त मार्ग होता था, इसीलिए आंतरिक व्यापार और वाणिज्य की काफ़ी वृद्धि हुई। इन नदियों का उपयोग सैनिक कार्यवाही में भी होता था। पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे जल दुर्ग कहा जाता था। ऐसी भी संभावना है कि शायद अशोक ने अपने स्तंभ अभिलेखों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए इन नदी मार्गों का उपयोग किया हो। ये भी एक मेन पॉइंट है, इसे भी नोट कर ले। ये नदियाँ विभिन्न राज्यों की सीमा रेखाओं का भी काम करती थी। भारत की प्राकृतिक संपदा ने यहाँ के लोगों के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। उत्तर भारत में लकड़ी का बाहुल्य था, इसी कारण यहाँ लकड़ी के मकान बने, जबकि दक्षिण भारत में पत्थरों के, बिहार में तांबे की उपलब्धता के कारण तांबे के औजारों का आर्य सभ्यता में निर्माण हुआ, जिस कारण खेतों को काटने में सुविधा हुई और खेती योग्य भूमि उपलब्ध हुई। इसी के फलस्वरूप मगध और अवंत जैसे शक्तिशाली राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। संभवतः सातवाहनों के उदय से भी लोहे का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना एक प्रमुख कारण था। भारत में समय समय पर उसी धातु के सिक्के प्रचलित हुए जिस धातु का यहाँ उस समय बाहुल्य था। भारत में प्राकृतिक विविधता के कारण विभिन्न प्रदेश बने और उनका स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। इन सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक और प्रथाएं अलग अलग थी, जिस कारण वे समय समय पर साम्राज्यों से पृथक होते रहे और जब कभी किसी शक्तिशाली राजा का उदय हुआ तभी वे एक सूत्र में पिरोए जा सके। परंतु जीवन शैली में विभिन्नता के कारण वे हमेशा एक ना रह सके और उनमें पृथकतावादी शक्तियाँ कार्य करती रहीं। यही कारण था राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का अभाव भारत में रहा। भारत का क्षेत्र इतना विशाल था कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उत्तर भारत की आर्थिक संपन्नता के कारण उत्तर भारत के शासक अत्यधिक बलशाली रहे और भारतीय राजनीति पर उत्तर भारत का प्रभुत्व रहा। भारत का क्षेत्र काफ़ी विशाल और चारों तरफ से पहाड़ और समुद्र से घिरा हुआ था और सभी साधन एवं संपन्नता यहाँ विद्यमान थी, जिस कारण यहाँ के राजाओं में अन्य देशों की विजय की भावना का अधिकांशतः अभाव रहा और वे किसी देश पर स्थायी विजय नहीं कर सके। भौगोलिक परिस्थितियों में विविधता के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों एवं राज्यों का उदय तो हुआ ही, परंतु एक विशेषता यह भी रही कि भारत में अनेकता में एकता का भाव भी विद्यमान रहा। इसी भावना का कारण भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो सका। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों का भारतीय इतिहास पर हर क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इससे विदित होता है कि अगर किसी देश की भौगोलिक दशा का अध्ययन किया जाए तो वहाँ के इतिहास का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार भौगोलिक तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणित करने में ही सहायक होते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा? बस यही तक था। आगे हम लोग नए वीडियो में नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।